Welcome to Yes Sampat Educator. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस संपत एजुकेटर। जो आज की डेट है वो है 9 नवंबर 2022 और आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे। सो दैट इज अबाउट द हिंदू न्यूज़पेपर। और आज हम लोग देखेंगे इंडिया और फ्रांस एक्सरसाइज जो हो रही है, दैट इज कॉल्ड द गरुड़ा 7, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे से जो टॉपिक्स है जो आज काफी इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं, जिसमें से एक तो है इलेक्ट्रल बॉन्ड। ओके, और क्या है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, उसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। इज इट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट with this particular session, and before we going to start I want to introduce myself. My name is Yash Kumar Sampat. By profession I am an engineer and by passion I am an educator. I have 6 years teaching experience. चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं। If you want to follow me in this particular social media platform, so you can follow me in the Facebook, in the YouTube and in the Instagram also. Okay, so let us start with the first slide over here. तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने पूछा था कि which country is the host of the 2027 conference of the parties, so that is called the COP27 मीटिंग। जो COP26 जो मीटिंग थी वो स्कॉटलैंड के अंदर हो गई थी। इज इट क्लियर? तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है स्कॉटलैंड के ग्लासगो के अंदर हुई थी। ठीक है, COP26 की मीटिंग। अभी यहां पर बात हो रही है COP27 की जो मीटिंग है वो कहां पर होने वाली है, तो उसका यहां पर मैंने करेक्ट आंसर बताया था। करेक्ट आंसर आपको मिलेगा इजिप्ट। इज इट क्लियर? आप लोग गाइस कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, आप आंसर अच्छी तरीके से दे सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे का क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूंगा। व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। इज इट क्लियर? तो यहां पर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर आ सकता है। इट्स अबाउट द एनसीबीसी, इट्स अबाउट द एनसीडब्ल्यू और इज इट अबाउट द ईडब्ल्यूएस या गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर आपको 10 नवंबर 2022 का जब भी हम लोग हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे तभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस आर्टिकल। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि आज की जो डेट है वो है 29 नवंबर एंड आज है वेडनेसडे। इज इट क्लियर? सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल ओवर हियर। तो यहाँ पर पहली जो आर्टिकल निकल कर आता है वो है निकोबार प्रोजेक्ट गेट्स असाइन्ड फॉर डाइवर्जन ऑफ 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट। तो जी हाँ, यहाँ पर निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पर जो है एक एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, बाद में जाकर रोड भी बना सकते हैं। तो 130 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट का एरिया है वहाँ पर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से बहुत सारे पेड़ पौधे जो है काटे जा सकते हैं, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर करीब करीब 8 लाख के करीब जो है पेड़ पौधे जो है काटे जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज है इस आर्टिकल के अंदर और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मोर देन 8 लाख ट्रीज विल हैव टू बी कट फॉर द प्रोजेक्ट एज पर द गवर्नमेंट एस्टिमेट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसका एस्टिमेट निकाला है। यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस चीज को ग्रांट कर दिया है एंड यहाँ पर जो कोर्ट ने भी इस चीज को अप्रूव कर दिया है। इज क्लियर? सो इन प्रिंसिपल स्टेज 1 क्लियरेंस फॉर द डाइवर्जन ऑफ 130.75 स्क्वायर किलोमीटर for forest of Great Nicobar Island for the mega 72,000 crore project that includes transshipment port होंगे, एयरपोर्ट होंगे, पावर प्लांट्स होंगे, ग्रीनफील्ड टाउनशिप होगी। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी इन द अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इट स्टैंड्स फॉर द एनईडीको। ओके, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैप के साथ हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर गाइस जो है हमारा प्यारा सा भारत जो है वो ये है। यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड की अगर मैं बात करूँ तो ये हिस्से के ऊपर आ जाइए। तो ये हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा है वो यही है हिस्सा है और ये हिस्सा आप दोनों समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो पोर्शन अगर करें कि ऊपर का जो हिस्सा है सो दैट इज कॉल्ड द अंडमान आइलैंड और नीचे का जो दोस्तों हिस्सा है वो दैट इज कॉल्ड द निकोबार आइलैंड। ओके, तो यहां पर जो ग्रेट निकोबार आइलैंड यहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है सो दैट इज कॉल्ड द ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो यहां पर जो है इस प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात हो रही है। इज इट क्लियर? तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है, तो ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड द बे ऑफ बंगाल। ओके, और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन दैट इज कॉल्ड द अंडमान निकोबार आइलैंड। और ऊपर के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? अंडमान आइलैंड कहते हैं। नीचे के हिस्सों को हम लोग क्या कहते हैं? निकोबार आइलैंड कहते हैं। ठीक है, और ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर 130.75 स्क्वायर किलोमीटर का यहां पर हम लोग बनाएंगे प्रोजेक्ट और यहां पर अप्रूवल मिल चुका है। इज इट क्लियर?
तो यहाँ पर आप उसके स्पोर्ट्स देख सकते हैं। पहला स्पोर्ट्स है दिगलीपुर, उसके बाद पोर्ट ब्लेयर विच इज़ इन दी अंडमान, ओके। उसके बाद कार निकोबार है, कोमोरोटा है, कैंपेबल बे है। ये जो 3, 4, 5 जो प्लेसेस है, ठीक है, ये निकोबार के अंदर रहते हैं। इज इट क्लियर? आई होप आप लोग ये जो चीज़ है मैप के साथ अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। आगे बात करते हैं, इस मैप के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि ये है अरेबियन सी, ये है हमारा प्यारा सा भारत, ये है बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पर है ये अंडमान एंड ये है निकोबार आइलैंड। तो निकोबार आइलैंड के अंदर जो ग्रेट निकोबार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द ग्रेट निकोबार। उसके अंदर यहाँ पर प्रोजेक्ट बिल्डअप करने की बात हो रही है, जहां पर करीब करीब गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया है कि 8 लाख के करीब करीब पेड़ जो है काटे जाएंगे और उसके रिगार्डिंग डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो है, जब भी कोई डिसीजन आप लेते हैं तो कुछ एलिगेशंस होते हैं, कुछ विरोध होते हैं, अपोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस डिसीजन का यहाँ पर ह्यूमन जो एनवायरमेंटलिस्ट जो है, जो लोग एनवायरमेंट को बचाते हैं, ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पर विरोध हुआ है इस डिसीजन का, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली है तो है क्या, ठीक है। सो नीति आयोग पायलटेड ₹70,000 करोड़ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इन द ग्रेट निकोबार इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेगा पोर्ट ओवर हियर, ठीक है, जहां पर एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स होंगे, टाउनशिप होगी, अराउंड 130 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये पूरा का पूरा जो है तामझाम किया जाएगा और गैस बेस्ड पावर प्लांट भी वहां पर डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं, ये किसके अधीन आदि है या इस प्रोजेक्ट को कौन प्रोपेलेंट करता है, तो ये चीज याद रखिएगा, इट्स अबाउट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सो दैट इज कॉल्ड द एनडीको, ओके। यहां पर इकोलॉजिस्ट और रिसर्चर ने भी इस कंसर्न के बारे में बातचीत किया है और ओवर द ईयर इस प्रोजेक्ट के बारे में यहां पर उन्होंने बातचीत किया है। इज क्लियर? आगे बात करें कि ग्रेट निकोबार जो है वो सदर्न मोस्ट आइलैंड के तौर पर सामने आता है, यहां पर हम लोगों ने मैप के थ्रू समझा, और निकोबार आइलैंड जो है आर्कियोलॉजियों के हिसाब से वो सामने निकल कर आता है। इज क्लियर? सो यहां पर 1,03,817 हेक्टेयर का यहां पर पूरा का पूरा जो है यूनिक एंड थ्रेटेंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है उसको यहां पर कवर किया जाएगा और ये काफी हद तक वेरी रिच इकोसिस्टम है। तो यहाँ पर इस इलाके के अंदर 650 स्पीसीज जो है एंजियोस्पर्म्स की जो वहां पर है, फान्स की है, जिम्नोस्पर्म्स की है, ब्रियोफिटीज की है, बहुत सारे से स्पीसीज जो है इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्राइब्स भी रहते हैं तो उसको भी हटाना होगा, तो यहाँ पर उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। 1800 स्पीसीज जो है इन टर्म्स ऑफ द फ्योना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द फ्योना यहां पर आप देख सकते हैं इस एंडेमिक एरिया के अंदर रहते हैं। सो सम ऑफ विच आर द एंडेमिक टू दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बात करूं तो यहां पर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो हार्बर्स है, ठीक है, यहां पर पूरे के पूरे इकोसिस्टम की जो स्पेक्ट्रम है ये पूरी की पूरी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के तौर पर सामने आती है, जिसके अंदर माउंटेन रेंजेस की अगर मैं रीचेस के बारे में बात करूं तो उसकी हाइट जो है 642, यहां पर 642 मीटर की उसकी आप लोग हाइट देख सकते हैं, जहां पर कोस्टल प्लेन्स भी है और अब दैट इज आल्सो अबव द सी लेवल, ओके। तो यहां पर उसकी इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लोग अच्छी तरीके से देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं कुछ ट्राइब्स के बारे में। तो यहां पर जो ट्राइब है जाहिर सी बात है यहाँ पर जंगल का इलाका है तो ट्राइब्स भी रहती होंगी, ठीक है। सो जो ट्राइब्स है उसको देश दुनिया से कोई पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड द ट्राइब्स। इज इट क्लियर? यहाँ पर यूपीएससी मेंस की एग्जामिनेशन के अंदर आपका जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सो दैट इज कॉल्ड द एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर यहाँ पर ट्राइब्स के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर कई कबार वन लाइनर स्टैटिक जीके के हिसाब से आप लोगों को पूछी जा सकती कि इस तरीके की जो ट्राइब है कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आई होप अच्छी तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं इस लेक्चर को। और यहां पर आपको मैं बता दूं, इफ यू आर द न्यू फैमिली मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ओवर हियर। यहां पर आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन कर सकेगा, आपके सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट कर पाएंगे। इज क्लियर? तो आपके समक्ष एक अच्छा कंटेंट हम लोग पेश कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट अस कम टू द पर्टिकुलर टॉपिक। अगर मैं ट्राइब के बारे में बात करूं, सो दैट इज कॉल्ड द मंगोलोइड सोफेन ट्राइब, ओके। ये चीज याद रखिएगा इस ट्राइब के बारे में, मंगोलोइड सोफेन ट्राइब, जो यहां पर उसकी अगर तादाद की बात करूं तो 200 के करीब उसकी तादाद है जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। सो लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व
पर्टिकुलरली अलोंग द रिवर एंड द स्ट्रीम। जहां पर हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री के अंदर जब भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता, तो यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता का इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जहां पर पानी होगा वहां पर सभ्यता बसेगी ही, ठीक है। जहां पर वाटर होगा, जहां पर रिवर होगी, वहां पर सिविलाइजेशन होगा ही होगा। तो ये रिवर और स्ट्रीम्स के आसपास के इलाकों में ही रहते हैं। इज इट क्लियर? ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो अनदर मंगोलॉइड ट्राइब जो है जिसका नाम है निकोबारीजी, ओके, निकोबारीजी, जिसकी तादाद है 300 के करीब, वो उसकी तादाद है, जो एक पर्टिकुलर एरिया के वेस्ट कोस्ट एरिया के अंदर रहते हैं। इज इट क्लियर? सो यूज्ड टू लिव इन द सेटलमेंट्स अलोंग द वेस्ट कोस्ट एरिया। यहां पर अगर सुनामी के बारे में बात करी जाए तो आफ्टर द सुनामी इन 2004, ठीक है, जब भी सुनामी आई थी 2000 के बाद, 2004 के बाद, तो यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे सेटलमेंट्स हैं जो वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर बसे हुए हैं। सो दैट इज डाइवर्स्टेड ओवर हियर एंड दे वेर रीलोकेट टू दी आफ्रा बे इन द नॉर्थ कोस्ट एंड द कैंपेबल बे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं मैप के थ्रू, तो यहां पर आप देख सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द कैंपेबल बे। तो यहां पर वो लोग शिफ्ट हो चुके थे, माइग्रेट हो चुके थे। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं इस इश्यू के बारे में कि यहां पर जैसे 8 लाख के करीब आप समझो कि 8 लाख पेड़ जो है वो दोस्तों काटे जाएंगे, ठीक है। तो एनवायरमेंट को कितना हार्म होगा। ये बात सही है कि हमें डेवलपमेंट करना ही है, ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये बात भी सही है, हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, ये बात भी सही है, बट वी हैव टू ऑल्सो बैलेंस this particular development and with respect to this particular environment, ठीक है। we have to develop, ठीक, we have to balance, is it clear? हमें दोनों के बीच में बैलेंस रखना होगा, डेवलपमेंट के बीच में और साथ ही साथ हमारा जो एनवायरमेंट है उस दोनों के बीच में हमें क्या करना होगा, हमें बैलेंस रखना होगा। इज इट क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पर जो एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने एक इश्यू जो है रेज किया है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये टर्टल की जिंदगी को इंपैक्ट करेगा, यहाँ पर जो मेगापोड नेस्टिंग साइट्स जो है उसको इंपैक्ट करेगा, यहाँ पर इस आइलैंड के अंदर जो कोरल रीफ है उसको भी अफेक्ट कर सकता है नेगेटिवली। इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो मेनी रिजर्व्ड एरियाज है, ठीक है, सो देयर आर द मेनी रिजर्व्ड एरियाज सो हु आर व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी डीनोटिफाइड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ओके, इंक्लूडिंग द लैंड अंडर द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड और ट्राइबल रिजर्व। उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 81.74% के करीब करीब इस आइलैंड के अंदर नेशनल पार्क से ये चीज कवर की गई है, रिजर्व से कवर की गई है और फॉरेस्ट से कवर हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 81.74% का जो यहाँ पर परसेंटेज का जो आंकड़ा निकल कर आया है वो सारा का सारा नेशनल पार्क रिजर्वियर्स एंड फॉरेस्ट से ढका हुआ है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। सो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी, जो डायरेक्ट उसको इंपैक्ट करेगी, कैस्काडिंग इफेक्ट हो सकती है। सो दैट इज कॉल्ड द इंडिजिनियस ओंगे ट्राइब, ठीक है। यहाँ पर ओंगे ट्राइब आप लोगों को क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ये चीज याद रखना। यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओंगे ट्राइब इज बिलोंग्स फ्रॉम विच ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, कौन से यूटी से बिलोंग करती है, ऐसा भी पूछा गया था कि यहाँ पर आपको बताना है ओंगे ट्राइब जो है भारत की कौन सी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइज, प्लीज नोट इट डाउन, ओके। सो दैट इज कॉल्ड द ओंगे ट्राइब। सो ओंगे आर वन ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द इंडियाज अंडमान आइलैंड, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, इंडियाज अंडमान आइलैंड, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पर कहा आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने डिस्कस कर लिया, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डू पीपल ऑफ द ओंगे ट्राइब लाइव, ओके। सो अंडमान निकोबार आइलैंड, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप। यहाँ पर अगर आप उसके ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि चारों के चार ऑप्शंस जो है वो यूनियन टेरिटरी है भारत की, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। सो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, सो करेक्ट आंसर इज दैट अबाउट दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओके। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल जो है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ओके। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। वेट, यस,
This particular article is very much important regarding the GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से आप उसको बिलोंग कर सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रैब होते हैं तमिलनाडु के अंदर इसकी नई स्पीसीज जो है वो मिली है रिसर्चर्स को। सो रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ द एस्टूरियन क्रैब एट द मैंग्रोव्स ऑफ द परंगीपेटाई नियर द वेलर रिवर इन द कुडालोरे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये याद रखें कि एक जो है क्रैब की नई प्रजाति सामने देखने को मिली है। यहाँ पर उसका ये साइंटिफिक नेम है पेसिडियो हेलिसी एनामलाई, ठीक है। पेसिडियो हेलिसी एनामलाई, उस तरीके के आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनवायरमेंट से आप स्टैटिक जीके के हिसाब से उसको एक याद रख सकते हैं कि तमिलनाडु के अंदर एक क्रैब की नई स्पीसीज देखने को मिली है जिसका नाम है पेसिडियो हेलिसी एनामलाई। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। ये जो है आर्टिकल उस हिसाब से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। सो बंगाल बिहार टू रिमेन इन रेड जोन फॉर एरोसोल पॉल्यूशन टू इन 2023। ये सिर्फ आप लोग एक एनवायरनमेंट या व्हीकल एमिशंस के तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ पर ये आर्टिकल के हिसाब से मैं आपको ये चीज़ होमवर्क देना चाहूँगा कि आप लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स को पढ़ें, यहाँ पर व्हीकल एमिशंस जो होता है उसके अंदर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ें, और साथ ही साथ यहाँ पर जो कंट्रोलिंग बॉडी कौन कौन सी है भारत देश की जो व्हीकल की पॉल्यूशंस को, व्हीकल इमिशंस को कंट्रोल करती है, ठीक है। यहां पर आप मुझे बता सकते हैं कि पीयूसी, ठीक है, पीयूसी, हाँ, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस हमारे पास जो उसका एक डॉक्यूमेंट होता है पीयूसी का, उसका मतलब है तो है क्या, और यहां पर जो है इमिशन कितना हो सकता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। सो दैट इज इन दी होमवर्क। ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। Yes. Guys, this article is very much important regarding your examination, regarding your bank examination, and also regarding for the UPSC examination. Okay, so Uttarakhand Day is celebrated annually on the 9th November as the foundation day of Indian state Uttarakhand. Here is a quiz on the formation, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी और इंडियन स्टेट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड का जो नया फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2000 के अंदर, ठीक है। तो उस दिन को यहाँ पर हम लोग किस तरीके से मनाते हैं? उत्तराखंड फाउंडेशन डे। इज इट क्लियर? उसके हिसाब से मनाते हैं। यहाँ पर आ जाइए। सो उत्तराखंड फाउंडेशन डे 9 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। लेट अस डिस्कस दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल। सो उत्तराखंड को हम लोग 9 नवंबर के तौर पर हर साल मनाते हैं, एवरी ईयर। सो यहाँ पर उत्तराखंड डे भी बोला जाता है, उत्तराखंड दिवस भी बोला जाता है। यहाँ पर इस दिन का जो सेलिब्रेट हुआ है वो किस तरीके से हुआ है कि हम लोग उसको 27वें राज्य के तौर पर उसको जानते हैं और उस चीज को मनाते हैं, ठीक है। भारत का 27वां राज्य, 27 स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, सो उत्तराखंड डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इंडियाज इंडिपेंडेंस। जब भी भारत की स्वतंत्रता हुई तब से नहीं था, ठीक है, तब से नहीं था। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश से एक रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था इन दी 2000 ईयर। ओके, तो 2000 की जो ईयर थी, 2000 का जो ईयर चल रहा था, तभी उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 पारित किया गया और उसके अंडर यहाँ पर इस नए स्टेट को क्रिएट किया गया था, ठीक है। सो द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज वेरी रिच, ओके, इन विच काइंड ऑफ द पर्टिकुलर एरिया? इन दी नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पर ग्लेशियर्स है, रिवर्स है, डेंस है, फॉरेस्ट है, स्नो कैप्ड माउंटेन पीक्स है। तो यहाँ पर उत्तराखंड जो है बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ओके, सो इट ऑल्सो हाउसेज द फोरमोस्ट कैट, जहाँ पर रेवर्ड हिंदू टेम्पल्स है, उसको हम लोग चार धाम ऑफ उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। तो ये सारी की सारी चीजें कहां पर है? यहां पर उत्तराखंड के चार धाम जो हम लोग उसको जानते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड दी यमुनोत्री, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की जो कैपिटल है दोस्तों वो है देहरादून। ओके, एंड द विंटर कैपिटल इज दी गैरसैंण। ओके, ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है कि भाई स्टेट की जो कैपिटल है वो देहरादून है और एंड द विंटर कैपिटल इज दी गैरसैंण। ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन।
रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑफ द उत्तराखंड। तो यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल वॉज फॉर्म्ड, जिसका एक एम था कि वी हैव टू अचीविंग द स्टेटहुड ओवर हियर एंड वाइड स्प्रेड मूवमेंट टू अचीव द स्टेटहुड स्वैप्ड द रीजन इन द 90s। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे टाइम के बाद यहाँ पर उन्होंने ये चीज अचीव की और पहले उसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल के बाद यहाँ पर उसका बना उत्तराखंड। ठीक है, सो देन द प्रेसिडेंट KR नारायण अप्रूव्ड दिस पर्टिकुलर बिल ऑन द 28 अगस्त 2000 और उसके बाद यहाँ पर उसका जो नाम था उसको अच्छी तरीके से एक्ट के थ्रू टर्न किया गया एंड 1 जनवरी 2007 उत्तरांचल वाज ऑफिशियली रीनेम्ड एज ए उत्तराखंड। ठीक है, तो ये उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर उत्तराखंड का जो नाम है वो कहाँ से डिराइव किया गया, तो संस्कृत का वर्ड है डायलेक्ट विच लिटरली मीन्स द नॉर्दर्न स्टेट। ओके, तो वहां से उसको डिराइव किया गया, संस्कृत का जो वर्ड है डायलेक्ट। ओके, तो यहां से उसको डिराइव किया गया था। ठीक है, ऑन द 1 जनवरी 2007 के अंदर। ओके, और उसके बाद यहाँ पर उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। इज इट क्लियर? सो द स्टेट इज एन एमलगेशन ऑफ द कल्चर, जहाँ पर कल्चर की बात की गई, एथेनिसिटी की बात की गई, रिलीजन की बात के बारे में बातचीत की गई और एक ये मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भारत के सामने आया है। ठीक है, आप लोग देखा जाए तो जहां पर घूमने जाते हो तो उत्तराखंड जो है आप लोग पहले चूज करते हो। अगर कोई कपल घूमने जाता है तो भी यहाँ पर वो उत्तराखंड पहले चूज करता है जनरली, ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट की बारे में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये जो उत्तराखंड के अंदर जो है टूरिज्म सेक्टर भी काफी हद तक अच्छा खासा डेवलप हो चुका है। इज इट क्लियर? सो मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया विच इज इन द उत्तराखंड ऑल्सो। ओके, सो द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड इंक्लूड द तिब्बत, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो यहां पर आप लोग मैप के साथ देखें कि यहां पर जो ये है पूरा का पूरा जो मैप है ना दोस्तों, वो किसका है? उत्तराखंड का है। ठीक है, उत्तराखंड के जो नेबर स्टेट्स है कौन कौन से हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, नेपाल है और ये चाइना, दैट इज कॉल्ड द तिब्बत। ठीक है, तो तिब्बत इज एक्वायर्ड बाय द चाइना। ओके, तो ये उसके पूरे के पूरे जो है नेबर स्टेट्स या प्लेसेस है। इज क्लियर? ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। अब यहाँ पर उत्तराखंड की पॉपुलेशन के बारे में बात करूँ, सो देयर आर द 2 जियो कल्चरल रीजन इन दिस पर्टिकुलर स्टेट। ओके, जिसके अंदर कुमाऊं है और गढ़वाल है। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल के हिसाब से उसकी बोली है, उसकी भाषाएं है कुमाऊन बोली और गढ़वाली भाषा। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर लोकल लैंग्वेज चलती है। द स्टेट इज हाईली मल्टी एथनिक ये स्टेट सबसे ज्यादा माना जाता है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर कुमाऊनी, राजपूत, गढ़वाली एंड गुज्जर जो है उनका यहाँ पर आप लोगों की पब्लिक देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझना है। यहाँ पर मेजोरिटी जो पीपल है इस स्टेट की वो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस ही बोलते हैं। ओके, यहाँ पर जनरली नेपाली, पंजाबी, गढ़वाली, कुमाऊनी जो है वो बोली जाती है। हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। लेट अस शो दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है हमारा प्यारा सा भारत के अंदर ये है उत्तराखंड के अंदर ये जो पूरा का पूरा मैप है उत्तराखंड का ही है। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो है एक पार्टीशन बन चुका है कि ऊपर वाले इलाके के अंदर गढ़वाल रहते हैं, यहाँ पर कुमाऊं रहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर बोली भी, यहाँ पर भाषा भी चेंज होती देखने को मिल सकती है। इसके अंदर अच्छी तरीके से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सो दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड। ओके, तो यहाँ पर है हरिद्वार या देहरादून, दैट इज द कैपिटल ऑफ द उत्तराखंड। ओके, उसके बाद उत्तरकाशी, चामोली, रुद्रप्रयाग, तहरी, पुरी। ठीक है, तो ये कौन सा इलाका है? गढ़वाल डिवीजन का इलाका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुमाऊं डिवीजन के बारे में बात करूँ, सो दैट इज कॉल्ड द नैनीताल। ओके, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझनी है। व्हेनेवर यू गो एट दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस। ओके, जब भी आप इस तरीके के कोई प्लेसेस के अंदर जाते हैं तो घूमने जाते हैं या कुछ अपने कामकाज के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रिसर्च कर जाना चाहिए कि वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर किस हिसाब से चल रहा है, वहाँ पर कौन सी लोकल भाषाएं बोली जा रही है, वहाँ पर घूमने लायक जो प्लेसेस है वो कौन कौन से है, वहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक रिसर्च कर जाना चाहिए। तो आपका नॉलेज भी बढ़ता है और आपको क्यूरियोसिटी भी जगती है कि हाँ हम इस जगह पे घूमने जा सकते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट नैनीताल दैट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस।
डेज, ओके, अकॉर्डिंग टू मी। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रखें। चलिए आगे बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो नेशनल पार्क है उसके अंदर यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है और यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक जी के वन लाइनर एग्जामिनेशन जब भी होता है तभी ये पूछा जाता है, ठीक है। आए दिन कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल सकता है नेशनल पार्क से क्वेश्चन। इज इट क्लियर? सो कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क एंड दी गोविंद नेशनल पार्क। तो ये सारे के सारे उत्तराखंड के अंदर नेशनल पार्क है। यहां पर अगर मैं उत्तराखंड के पास जो रिवर बहती है उसके बारे में बात करूं तो वो है गंगा, यमुना, काली एंड टॉन्स। ये 4 तरीके की रिवर जो है यहां पर बहती है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आप लोग स्टैटिक जीके के हिसाब से भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करते रहिए। यहां पर जब भी आपकी वन लाइनर एग्जामिनेशन होती है तो ये जो नेशनल पार्क्स के टॉपिक्स हैं या रिवर्स के टॉपिक्स हैं काफी हद तक इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इज इट क्लियर? सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। यहां पर ये जो आप लोग पेज देख रहे हैं, यहां पर ये पेज जो है जो आप थंबनेल के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। यहां पर थंबनेल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडिया फ्रांस एयर एक्सरसाइज, सो दैट इज कॉल्ड द गरुड़ा 7। उसके बारे में यहां पर एक आर्टिकल आया हुआ है। पहले एक आर्टिकल देख लेते हैं ये आर्टिकल है तो एक्चुअली है क्या। ओके, लेट अस डिस्कस दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल ओवर हियर। ओके, yes, so this is this particular article regarding this Indian Air Force exercise, air exercise we can say that। तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों ये जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। सो चिफ्स ऑफ इंडियन फ्रेंच एयर फोर्सेस join ongoing Garud 7 एयर एक्सरसाइज। इज इट क्लियर? सो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो यहाँ पर फ्रेंच इंडिया और फ्रेंच के बीच में जो यहाँ पर एयर एक्सरसाइज होने वाली है, सो दैट इज कॉल्ड द चीफ ऑफ इंडियन एंड द फ्रेंच एयर फोर्स फोर्सेज ऑन द ट्यूसडे जॉइन दिस पर्टिकुलर एयर एक्सरसाइज गरुड़ा 7 इन द जोधपुर ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है जिनका नाम है सर VR चौधरी सर, जिन्होंने यहाँ पर इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अभी इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। Okay, so Indian Air Force and French Air Force, French Air and Space Force, so that is called the FASF, are participating in the Garuda 7 at Air Force Station in the Jodhpur. So it is being hosted by India for the 4th time so far. So यहाँ पर Garuda 7 जो है वो एक 7th edition के तौर पर सामने आते हैं। So that is called the bilateral air exercise between the India and the फ्रांस। ओके, तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज होती है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। 7th एडिशन की बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है। यहाँ पर पहला, तीसरा और 5वां जो एडिशन था वो 2003, 2006 और 2014 के अंदर कंडक्ट हो चुका विथ रिस्पेक्टिवली ग्वालियर, कालीकुंदा एंड जोधपुर के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट ग्वालियर के अंदर, सेकंड जो था कालीकुंदा के अंदर, और यहाँ पर जो 5th एडिशन था वो जोधपुर के अंदर कंडक्ट किया गया था। अभी ये जो 7 है, जो 7th गरुड़ा 7 जो एडिशन है वो भी जोधपुर के अंदर कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझनी है। सो इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर एक्सरसाइज FASF, so it stands for the French Air and Space Force over here, जिन्होंने यहाँ पर वो पार्टिसिपेट करेंगे 4 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ, 1A 330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट के साथ। इट स्टैंड्स फॉर द MRTT एयरक्राफ्ट एंड कंटिजेंट ऑफ 220 पर्सनल ओवर हियर, ठीक है। 220 पर्सनल के साथ यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर अगर इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करूं तो एयरफोर्स जो है वो सुखोई 30 MKI राफेल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इट स्टैंड्स फॉर द LCA तेजस एंड जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट का यूज करेंगे। साथ ही साथ वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इट स्टैंड्स फॉर द LCH एंड MI-17 हेलीकॉप्टर्स को भी यहां पर यूज करेंगे और उस चीज से एक्सरसाइज कंडक्ट होगी। इज इट क्लियर? आगे अगर हम लोग बात करें
कि द एयरफोर्स कंटिजेंट विल ऑल्सो इंक्लूड द कॉम्बैट एनेबलिंग एसेस, जैसे कि फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट उसको यूज करेंगे, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इट स्टैंड्स फॉर द AWACS को यूज करेंगे, एंड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल उस सिस्टम को यूज किया जाएगा इस एक्सरसाइज के अंदर। इज इट क्लियर? आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से इसके नोट्स बना पा रहे हैं। यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो है मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, अच्छे पॉइंट्स के साथ आपको बताता हूँ, तो आप यहाँ पर उसके जो पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कीजिए। ये आपको एग्जामिनेशन के अंदर और वन लाइनर एग्जामिनेशन जब भी आपकी होगी वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। ओके, आगे बात करते हैं उसके सिग्निफिकेंस की। अगर ये एक्सरसाइज होती है तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है? तो बेनिफिट तो यही मिलता है कि भाई दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन बढ़ता है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो रहती है वो एनहांस होती है, दोनों कंट्री के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी जो है एनहांस होती है, और साथ ही साथ हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है एक दूसरे कंट्री के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी बन जाता है। तो यहाँ पर ये चीज आप लोगों को समझनी है, ठीक है। यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो हुआ है वो इंडियन एयरफोर्स का हुआ है और यहाँ पर फ्रेंच एयरफोर्स का भी हुआ है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, जिसके अंदर वो क्या प्रमोट करेंगे? प्रोफेशनल इंटरेक्शन प्रमोट करेंगे, एक्सचेंज ऑफ द एक्सपीरियंसेस जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ ऑपरेशनल नॉलेज को एनहांस करेंगे, और अपनी जो बायलैटरल रिलेशंस जो है इंडिया और फ्रांस के, ठीक है, उसको हम लोग मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज के माध्यम से, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। अगर मैं बात करूं कि दूसरी कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइजेज है, जिसके अंदर आती है वरुणा जो एक नेवल एक्सरसाइज है, उसके बाद है डेजर्ट नाइट 21, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड द एयर एक्सरसाइज, एंड शक्ति जो है वो एक आर्मी एक्सरसाइज है। इज इट क्लियर? तो यहां पर आप लोगों को जो है एग्जामिनेशन के अंदर वन लाइनर के एग्जामिनेशन के अंदर एक्सरसाइज डिफेंस एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल उसके नीचे ही है। ये आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं। यूएस बेल्जियम टू क्वेश्चन इंडिया ऑन सीएए माइनॉरिटी राइट्स हेड स्पीच एट दी एचआरसी ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजों के बारे में दोस्तों बात की गई है। एक तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 के अंदर पारित किया गया था उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बातचीत की गई है, और ऐसा कई कंट्री ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया है, हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि यहाँ पर भारत के अंदर हेड स्पीच जो है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उसके हिसाब से यहाँ पर सारी की सारी चीजों के बारे में बातचीत किया गया है। और यहाँ पर यूएसए बेल्जियम ने इंडिया के ऊपर इस तरीके के क्वेश्चंस लगाए हैं कि यहाँ पर आपको सीएए माइनॉरिटी राइट्स और हेड स्पीच के ऊपर सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर। इज इट क्लियर? तो आगे बात करते हैं इसके अंदर। So treatment of journalists and the human rights defenders, the Citizenship Amendment Act, so it stands for the CAA, the Foreign Contribution Regulation Act FCRA, and the custodial torture are expected to dominate the Universal Periodic Review, it stands for the UPR of India at the Human Rights Council in Geneva that will take place on the Thursday। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया कि आपके जो CAA है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है FCRA जो है उसके साथ साथ यहाँ पर यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जो है इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इज इट क्लियर? तो ये सारी की सारी चीजें जो है जिनीवा के अंदर थर्सडे के अंदर देखी गई थी। यहाँ पर उसको हम लोग एडवांस क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। सो इन एडवांस क्वेश्चन सबमिटेड दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर काउंसिल विच इज इन द बेल्जियम, एंड बेल्जियम हैज कॉल्ड द CAA एंटी माइनॉरिटी, ऐसा उन्होंने ये चीज के बारे में कहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि भाई बहुत सारे कंट्री जो है भारत को एलिगेशन लगा रहे हैं रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक्स। ओके, आगे बात करते हैं कि टिल ट्यूसडे द यूएस, द यूके, बेल्जियम, स्पेन, पनामा, कनाडा, जर्मनी, लिechtenstein एंड स्लोवेनिया हैज सबमिटेड द एडवांस क्वेश्चन फॉर द इंडिया सेंट्रिक सेशन ऑन थर्सडे। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि बहुत सारे कंट्री ने हमारे ऊपर यहाँ पर एडवांस क्वेश्चन के तौर पर
ये चीज़ लाद दी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 पोर्शन के बारे में हम लोग आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर CA आएगा, हेड स्पीच आएगा और यहाँ पर जो है HRC भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, उसके बारे में हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो ह्यूमन राइट काउंसिल है ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अधीन काम करती है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू स्ट्रेंथनिंग फॉर द स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स के जो पूरे विश्व के अंदर यहाँ पर जो मानव अधिकार है, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो है उसको प्रमोशन करना, उसका प्रमोशन करना और यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। सॉरी इसका फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो काउंसिल क्रिएट की गई थी, ठीक है, सो दैट इज क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड जनरल असेंबली इन 2006। यहाँ पर उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया गया था, replace the former United Nations Commission on a basis of the human rights। उसके बाद यहाँ पर OHCHR, ठीक है, उसके बारे में बातचीत किया गया। सो दैट स्टैंड्स फॉर द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, सर्व्स एज द सेक्रेटरीट, ओके, ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो दैट इज पर्टिकुलर OHCHR, ओके। आगे बात करें कि इसके मेंबर कितने हैं, तो देयर आर दी 47 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स ओवर हियर जो इलेक्ट हुए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू, UNGA के थ्रू, ओके। UNGA जो है ये पूरे के पूरे कैंडिडेट जो है जो स्टेट्स कंट्री स्टेट्स के अंदर यहाँ पर प्रमोशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन राइट्स को, उसके लिए ये काम करता है। सो दैट इज एज वेल एज देयर वॉलंटरी प्लेज एंड कमिटमेंट इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड्स, ओके। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पर काउंसिल्स के मेंबरशिप के बारे में बात की जाए, सो दिस पर्टिकुलर मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन द इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर, जिसके अंदर सीट जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि भाई दोस्तों अफ्रीका की जो सीट होगी वो 13 होगी, एशिया पैसिफिक की भी 13 होगी, यहाँ पर लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स की जो है वो 8 होगी, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट की 7 होगी, ईस्टर्न यूरोप और स्टेट की 6 होगी। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। ठीक है, आगे जाकर हम लोग अगर कहें कि मेंबर ऑफ the council serve as a member of the council serve for a period of 3 years, ठीक है। तो यहाँ पर मेंबर ऑफ काउंसिल जो है अब 3 साल के ये सर्व कर सकते हैं इसके मेंबर जो है, एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन, ठीक है। री इलेक्शन के लिए तात्कालिक, ऐसा हम लोग कह सकते हैं तत्काल के लिए यहाँ पर वो फिर से इलेक्शन जो है लड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आफ्टर सर्विंग दी 2 कंसेक्यूटिव टर्म, ओके, 2 कंसेक्यूटिव टर्म खत्म करने के बाद वो डायरेक्ट दूसरी बार री इलेक्शन नहीं कर सकते हैं, री इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं एज पर दी रूल, ओके। आगे बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में 2019। तो ये दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी ही एक एनुअल रिपोर्ट जो है जारी की थी 2020 और 21 की, जिसके अंदर उन्होंने कहा था रिगार्डिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में, सो दैट इज अ कंपैशनेट एंड द अमेरिलोरेटिव लेजिस्लेशन एंड डज नॉट डिप्रीव एनी इंडियन ऑफ सिटीजन, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। यहाँ पर सिटीजनशिप जो है किस किस को देने की बातचीत की गई, जिसके अंदर आते थे हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज जो है जो अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड वाज नोटिफाइड ऑन 12th December 2019 एंड कम इनटू फोर्स द 10th Jan 2020, ओके। उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। This particular legislation evoked the widespread protest across this particular country, okay। अभी यहाँ पर CA जो है वो किस कंसेप्ट के साथ एसोसिएटेड है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सो दैट इज टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसको यहाँ पर टारगेट, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, ऐसा कहा। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसके इश्यूज देखने को मिले। दैट इज अबाउट द आसाम रिकॉर्ड ऑफ 1985, ठीक है, जहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि बांग्लादेश के थ्रू इसको हेड किया जाता था आफ्टर दी 25 मार्च 1971, ठीक है, जहां पर इलीगल माइग्रेंट्स जो है इरिस्पेक्टिव रिलीजन के हिसाब से एंड हेडिंग इन दिस इन फॉर्म ऑफ दी बांग्लादेश, ओके। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है, जिसके अंदर उस टाइम 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट जो है आसाम के अंदर घुस गए थे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी है। एंड अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, ठीक है, तो यहां पर फंडामेंटल राइट जो है उसका भी वायलेशन हो रहा है। सो दैट इज अ वायलेट ऑफ आर्टिकल नंबर 14 of this particular Indian Constitution, ठीक है।
जो क्या प्रोवाइड करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है द राइट ऑफ टू इक्वालिटी एंड इज एप्लीकेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स ओवर हियर। ओके, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ओके, आगे बात करें कि डिस्क्रिमिनेटरी इन द नेचर ऑल्सो, यहाँ पर रोहिंग्या जो है, जो म्यांमार से बिलोंग करते हैं, बिलोंग करता है या श्रीलंका है, ठीक है। सो उसके बारे में अगर हम लोग कहें कि इंडिया हैज सेवरल अदर रेफ्यूजीज दैट इंक्लूड दी तमिल ऑल्सो, जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, और हिंदू जो है रोहिंग्या से बिलोंग करते हैं, हिंदू रोहिंग्या फ्रॉम द म्यांमार, ठीक है। तो दे आर नॉट कवर्ड इन अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, वो इस एक्ट के तहत नहीं आते हैं, ठीक है। डिफिकल्टी इन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने की बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी बन जाती है कि भाई पता चलना इतना आसान नहीं है कि इलीगल माइग्रेंट्स एंड दोज प्रोसिक्यूटेड ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को डिफरेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ये चीज़ के बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। एंड हैम्परिंग the bilateral ties, okay. So this particular act throws light on the religious operations that has happened and is the happening in these three countries and thus may worsen on the bilateral ties within this particular depth, okay. तो यहाँ पर bilateral ties को भी थोड़ा बहुत अफेक्ट होने की संभावना देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं हेड स्पीच के बारे में। तो दोस्तों हेड स्पीच क्या है, तो यहाँ पर 267 की जो रिपोर्ट निकल कर आई थी, जो रिपोर्ट थी वो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की थी, जो हेड स्पीच के बारे में बातचीत कर रही थी, ठीक है। उन्होंने ये चीज कही थी कि इन सेंटिमेंट टू हेट्रेड प्राइमरीली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्संस डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द रेस, इथेनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ एंड द लाइक, ठीक है। तो उसके ऊपर आप लोग जो है हेड स्पीच देते हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पनिशमेंट भी मिल सकती है, चाहे आप हेड स्पीच कोई वर्ड के अंदर दो या आप बोल कर दो, लिख कर दो, साइन कर दो या विजिबल रिप्रेजेंटेशन माध्यम के थ्रू दो या आप सुना कर दो हियरिंग के थ्रू या और साइट ऑफ ए पर्सन विद द इंटेंशन टू कॉज फियर और अलार्म और इंसाइटमेंट टू वायलेशन ऑल्सो, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। अगर उसके रिगार्डिंग में कोई डेटा के बारे में बात करूँ तो सो दैट इज कॉल्ड द एनसीआरबी, हाँ, so that is called the NCRB. NCRB stands for the National Crime Records Bureau. Okay, so according to the National Crime Records Bureau, there has been a huge increase in cases registered to promote hate speech and the foster animosity in this particular society. तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि ये जो हेड स्पीच का डेटा जो है या क्राइम का डेटा जो है वो NCRB के पास मिलता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। यहाँ पर 2014 के अंदर 323 केसेस जो है रजिस्टर हुए थे और ये आंकड़ा 2020 के अंदर 1804 के करीब पहुंच चुका था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं हेड स्पीच की वजह से बहुत ज्यादा जो केसेस है, क्राइम के केसेस है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इससे थोड़ा बच कर रहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके रीजंस क्या है, ठीक है। हेड स्पीच होने का रीजन क्या है, तो अंडरमाइन सोशल इक्वालिटी ना होने की वजह से यहाँ पर हम लोग जो है हेड स्पीच के शिकार बन जाते हैं। सो इट रिफेम्स हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन एंड दी ऑपरेशन, ओके। साइकोलॉजी और फिजिकल हार्म होता है, तभी वायलेशन आप लोगों को हेड स्पीच की वजह से देखने को मिल सकता है। एंड एक्ट्स ऑफ द टेररिज्म, जेनोसाइड्स, एथनिक क्लेंजिंग, तो ये सारी की सारी चीजें जो है उसके हेड स्पीच के रीजन है, ठीक है। इट इज अ टूल टू क्रिएट अ पैनिक थ्रू रूमर मॉन्जरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक टूल के तौर पर हेड स्पीच सामने आई है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वहां पर एक्सोडॉस कर ये चीज देखने को आपको मिल सकती है। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन जो है दोस्तों इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में आता है। उसके पहले उसका आर्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये आर्टिकल थोड़ा लंबा हो चुका है पर उसके बारे में आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा। आई होप आप लोगों अच्छी तरीके से इस आर्टिकल को समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। Yes guys, this kind of the particular article is very much important regarding the GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी से आप उसको रिलेट कर सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। सो इलेक्टोरल बॉन्ड अमेंडमेंट इज अ मॉर्करी ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक तरीके से उसके अंदर जो अमेंडमेंट हो गए वो एक दिखावा के तौर पर सामने आते हैं, बाकी कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, ठीक है।
चलिए, तो दोस्तों ये जो बॉन्ड है उसके हिसाब से स्कीम निकल कर आई है, सो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, ठीक है, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक मनी इंस्ट्रूमेंट जो है, जो एक प्रोमिसरी नोट्स है, ठीक है, लाइक द प्रोमिसरी नोट्स कि हाँ मैंने इसको पैसा दिया है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर बैंक होती है, सो दैट इज कॉल्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है कंपनीज को या इंडिविजुअल्स को इंडिया के अंदर इसको प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा मुझे लगा कि भाई मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर जो है डोनेशन देना है, तो इस तरह की चीजें जो है ये पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे अच्छी लगी उसको एनहांस करने के लिए, उसको अच्छी तरीके से ग्रो करवाने के लिए मुझे कुछ पैसे डोनेट करने हैं, तो मैं डायरेक्टली डोनेट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, उसके लिए है इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जाना पड़ेगा। आपको कहां पर जाना पड़ेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जाना पड़ेगा। आपको जो भी पैसे, जितने भी पैसे डोनेट करने उतने पैसे का इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है आपको एसबीआई से लेना होगा, और एसबीआई आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड देंगी, और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो आपको किसको देना होगा? आपकी मनचाही पार्टी को देना होगा, और मनचाही पार्टी जो आपकी इलेक्ट्रल बॉन्ड आपके पास से लिया है वो फिर से इसके अंदर सबमिट करवाएंगे और वहां से उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझनी है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो एक पेपर है। ठीक है, एक पेपर है, एक बॉन्ड पेपर है जो एसबीआई के थ्रू पास किया जाता है और आगे पैसे जो है ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, सो द बॉन्ड्स are only redeemable in the designated account of a registered political party. So a person being an individual can buy bonds, आप bonds को buy कर सकते हैं either singly or jointly with our individual also. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं उस स्कीम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो है 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था टू क्लिनजिंग द पॉलिटिकल फंडिंग इन इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल फंडिंग जो होती है उसको अच्छी तरीके से फंड हो जाए, लीगली फंड हो सारी चीजों के बारे में, तो यहां पर उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के तहत लिया गया था। 2018 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, सो द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम इज दैट ब्रिंग अबाउट द ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्ट्रल फंडिंग इन इंडिया। जब भी यहां पर राजनीति के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर जब भी यहां पर चुनाव होते हैं, तो ठीक है, तो यहां पर फंडिंग होता है, तो यहां पर प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग हो और एक चैनलाइज वे में फंडिंग हो, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहे, इसके लिए ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, और इस स्कीम को लेकर आए हैं। ठीक है, सो द गवर्नमेंट हैड डिस्क्राइब्ड द स्कीम एज एन इलेक्ट्रल रिफॉर्म इन अ कंट्री मूविंग टुवर्ड्स अ केसलेस डिजिटल इकोनॉमी। तो यहाँ पर केसलेस डिजिटल इकोनॉमी की आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ये चीज आप लोगों को समझनी है। अगर आप लोगों ने पुराने मूवीज देखे होंगे तो जब भी चुनाव होता था तो अभी यहाँ पर एक बक्से के अंदर चुनाव डाले जाते थे, इस तरीके की चीजें होती थे। आप लोगों ने कई चीजों के बारे में देखा होगा कि जो फंडिंग होता था वो कैशेस के अंदर होता था उस टाइम पर। ठीक है, पर आज का जमाना डिजिटलाइजेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पर फंडिंग भी जो होगी वो एक कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी के साथ ही या उसके रिस्पेक्ट में होगी। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं नेक्स्ट के इमेज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, सो दैट इज अ सैंपल पेपर ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो कौन पारित करता है, आपको कौन दे सकता है? एसबीआई दे सकता है। तो एसबीआई जो है आपको देगा, और यहाँ पर कहा गया है कि जब भी ये बॉन्ड इश्यू किया जाएगा ना, उसके 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड किसी भी अच्छी, आपको जो भी लगे इस पार्टी को देना होगा, और वो बॉन्ड जो है 15 दिन के अंदर फिर से यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए, उसकी प्रोसेस हो जानी चाहिए और वो सबमिट भी हो जाना चाहिए 15 दिन के अंदर। यानी कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को ये एसबीआई से लेकर खरीद कर जो बॉन्ड दिया वो पॉलिटिकल पार्टी को दिया, और बाद में 15 दिन के अंदर ही पॉलिटिकल पार्टी को उसको सबमिट करवाना है, तो ही इसको वैलिड गिना जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में बातचीत किया गया। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में बात करूँ तो एक परफेक्ट बैंक आपको चूज करना होगा जिसको मैं कहते हैं एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपको एक इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है नोटिफाई करते हैं। सो द नोटिफाइड बैंक इश्यूज दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड इश्यू करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो चेक के माध्यम से या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं डोनर उसको पे करता है, और यहाँ पर उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड यूज करने के लिए मिल जाता है। बाद में जो डोनर है वो कोई पार्टी को या कोई पर्सन को या कोई पर्सन
पर्सन, कोई लेडी पर्सन को, ठीक है, हिज और हर चॉइस के हिसाब से यहाँ पर अपना जो टाइम फ्रेम के स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के हिसाब से यानी कि 15 दिन के अंदर ही ये सारी की सारी प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और ये पार्टी जो है, जिस पार्टी को ये इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है, वो फिर से डिपॉजिट इस अकाउंट के अंदर होगा और यहाँ पर पैसा जो है उस पार्टी के अकाउंट के अंदर ही होगा विद द इलेक्ट्रल कमीशन, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझनी है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम क्या है, ये याद रखो, और वो किस तरीके से काम करता है, ये सारी की सारी चीजों के बारे में आप लोगों को याद रखना होगा। ओके, आगे बात करते हैं इसके अंदर जो अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में देखा जाए तो एडिशनल पीरियड ऑफ 15 डेज यहाँ पर कहा गया है कि भाई और 15 दिन दिए जाने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सालों से इस चीज़ को स्पेसिफाई किया था ऑफ रिगार्डिंग द जनरल इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज विद दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेचर। यहाँ पर वैलिडिटी जो है उसके बारे में बातचीत की गई। सो इलेक्ट्रल बॉन्ड शैल बी वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ issue and no payment shall be made to any pay political party if the electoral bond is deposited after the expiry of this particular validity of this period, ठीक है। तो जब तक वैलिडिटी होगी तब तक इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है काम करेगा, उसके बाद काम नहीं कर सकता है। उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, ठीक है, उसके थ्रू ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रजिस्टर होनी चाहिए। 1951 का जो एक्ट है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, so with secured at least 1% of the votes polled in the last general election, okay, तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अगर ये सारी चीजें होगी तो ही वो एलिजिबल बनेंगे, अदरवाइज नहीं। इज इट क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल्स। आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी, Indian Navy INET, UPSC Civil Services Examination, Air Force Group X and Y, Territorial Army, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, and RBI Grade B. So don't worry, batch is launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 977-323-0619, and if you want to follow me in this kind of the particular social media platform, so you can just follow me in the Instagram, in the YouTube, and in the Facebook also. An online platform is available over here. Okay, so that's it for this particular session, and I also want to tell you that if you are the new family member of this particular channel, so guys, please subscribe this channel and like this session if you feel that this session is very much helpful to you people who are preparing for this competitive examination, UPSC examination, banking examination, and defense examination. So guys, please share this session with your friends, family members, and colleagues, and elder and younger brother sister who are preparing for this kind of the examinations. Okay, आप लोग आते हैं पर लाइक नहीं करते हैं तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा? यहाँ पर आपका जो इंटरेक्शन है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही होता है। यहाँ पर आप कमेंट में आप अपने जो है इंक्वायरी डाल सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट है तो, ठीक है, पर आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से सारी की सारी चीजें आगे होगी। इज क्लियर? सो आप लोग यहाँ पर आते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करिए तो आपको फ्यूचर एंड फर्दर नोटिफिकेशंस मिलेगी और आपके लाइक से यहाँ पर हमें मोटिवेशन भी मिलता है। सो वंस अगेन आई वांट टू टेल यू दैट प्लीज गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर द न्यू फैमिली मेंबर ओवर हियर। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द 10th नवंबर 2022। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड बाय बाय।